Very good morning, students. Today I am going to discuss on my topic illumination. इस कॉन्सेप्ट का जन्म और एक्सपेरिमेंट जॉर्ज एल्टन मायो ने किया। जॉर्ज एल्टन मायो का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इल्यूमिनेशन टेस्ट करने में। जॉर्ज एल्टन मायो was a manager in Western Electric Company हॉथोर्न और वहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक बल्ब मेकिंग कंपनी थी और एडवर्टाइजमेंट पर्पस से वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उस समय की वर्किंग कंडीशंस में एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो सैलरी में इम्प्रूवमेंट हुआ था वो एप्रोप्रिएट नहीं था। जहाँ पर सैलरी बहुत कम पढ़ाई गई थी, वहाँ पर एम्प्लॉय का प्रोडक्शन रेट 280% था। अब एम्प्लॉय डिमांड करने लगे थे कि उनकी वर्किंग कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते थे ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट इंडस्ट्री को मिल सके। और इस पर्पस से जॉर्ज एल्टन मायो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मैनेजर थे और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक बल्ब मेकिंग कंपनी थी और वो लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस समय बल्ब लाइट में तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे। 1927 टू 1932 मायो ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। बल्ब मेकिंग कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि अगर वो ये शो कर दें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट रोशनी की तीव्रता का उत्पादन पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, उत्पादकता बढ़ती जाती है जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है, तो उनके बल्ब की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उस पर्पस से उन्होंने दो ग्रुप लिए, पहला एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ कंडीशन में चेंज किया जा रहा था, जबकि कंट्रोल ग्रुप के साथ सिचुएशन वैसी थी जैसी कि पहले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट 24 फुट कैंडल के साथ स्टार्ट किया और आउटपुट रेट देखा। उसके बाद उन्होंने नंबर ऑफ फुट कैंडल्स जस्ट डबल कर दिया और देखा कि आउटपुट में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने नंबर ऑफ फुट कैंडल्स जस्ट ट्रिपल कर दी और आउटपुट उसी के अनुसार बढ़ता जा रहा था। आगे की दिशा में उन्होंने उसको नेचुरल लाइट, मून लाइट के साथ जोड़ा और जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने के साथ साथ आउटपुट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही इम्प्रूवमेंट हो रहा था। बट रिजल्ट उन मायो के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहे जब उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिवर्स ऑर्डर में लेना शुरू किया। अब उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया। हाईएस्ट ऑर्डर से अब वो धीरे धीरे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम कर रहे थे। अब ये रिजल्ट मायो के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थे कि जिस ऑर्डर में आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ बढ़ा था, उसी ऑर्डर में डिक्लाइन कम नहीं हो रहा था, आउटपुट स्टेबल था, कांस्टेंट था। अब मायो को ये स्ट्राइक किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही मेन फैक्टर नहीं था वर्क प्लेस में आउटपुट को इंक्रीज करने में, बल्कि कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जो वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे। और ये पॉइंट मायो को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था
वो फेमस हो गया इल्यूमिनेशन टेस्ट के, इल्यूमिनेशन टेस्ट एट हॉथोर्न स्टडी। उसके बाद दूसरी वर्क सेटिंग जो उनकी फेमस हुई वो थी रिले असेंबली टेस्ट। मायो ने अपनी दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वो टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी थी, और ये यहाँ पर रिले जो टेलीफोन से रिलीज होती हैं उसको असेंबल करने का कार्य किया जा रहा था। 14 फीमेल वर्कर्स उस कार्य को कर रही थी। मायो के माइंड में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन था कि इल्यूमिनेशन की वजह से आउटपुट में सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, कुछ और फैक्टर्स थे जो वहाँ पर आउटपुट को बढ़ा रहे थे। और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ की वर्क सेटिंग में उन्होंने 5 मेजर मेन चेंजेस किए, जो कि 10 स्टेजेस में किए गए। पहला जो चेंज था वर्क इन्वायरमेंट में, जो कि जुड़ा हुआ था रेस्ट पॉज से। उस समय की वर्किंग कंडीशन ऐसी थी कि एम्प्लॉयर सोचता था कि वो जितने ज़्यादा आवर तक एम्प्लॉय से काम कराएगा उसको उतना ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। उससे क्वांटिटी मिल जाती थी, मात्रा मिल जाती थी, मगर क्वालिटी गुणात्मकता नहीं मिल पाती थी उत्पादन में। अब उन्होंने यहाँ पर कुछ चेंज किया। पहला चेंज रेस्ट पॉज। उस समय के टाइम में 14 से 16 घंटे लगातार एम्प्लॉय काम करता था और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता था। अब इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला ब्रेक दिया गया वो था 5 मिनट ब्रेक, 1 इन मॉर्निंग और 1 इन इवनिंग। 5-5 मिनट का ब्रेक दिया जाने से मॉर्निंग में उसके तुरंत बाद क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट एकदम से बढ़ गया। दूसरी वर्क सेटिंग में उन्होंने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर दिया। उन्होंने दूसरी वर्क सेटिंग में ब्रेक का टाइम बढ़ा करके 10 मिनट्स कर दिया। 10 मिनट्स ब्रेक इन मॉर्निंग सेशन और 10 मिनट्स ब्रेक इन इवनिंग सेशन। उसके बाद रिजल्ट देखा गया कि आउटपुट और क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। अब उन्होंने नेक्स्ट थर्ड स्टेज में इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। अब उन्होंने 10 मिनट्स के 5 ब्रेक्स आधे आधे घंटे के बाद दिए और उस पर उत्पादन पर उसका प्रभाव देखा। ब्रेक के तुरंत बाद आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब रिजल्ट और भी सरप्राइजिंग थे मायो के लिए। उन्होंने उन गर्ल्स का, फीमेल वर्कर्स का इंटरव्यू लिया और पूछा कि आउटपुट में उत्पादन इतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ा। उन एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ही रिदम ऑफ डूइंग टास्क वाज ब्रोकन। बार बार जल्दी जल्दी ब्रेक देने से उनका कार्य करने का जो रिदम था, गति थी, एकात्मकता थी, वो टूट गई थी, जिसके कारण उत्पादन में कमी आ गई। उसके बाद फोर्थ स्टेज में जो मायो ने चेंज किया, उन्होंने 30 मिनट्स का ब्रेक एक साथ सेट कर दिया आफ्टर नून। और उसके बाद उसका प्रभाव देखा कि आफ्टर नून जो पहले उत्पादकता में एकदम कमी हो जाती थी, वो अचानक से क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। इस तरह से 30 मिनट का जो लंच ब्रेक, रेस्ट पॉज सेट किया गया, उसमें मायो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा चेंज किया गया
शॉर्टर वर्किंग आवर्स, काम करने की घंटे निर्धारित करना। और उसमें पहले जो एम्प्लॉय 12 से 16 घंटे तक लगातार काम करते रहते थे, अब उन्होंने वर्क प्लेस टाइम सेट की 7 स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, 10 to 5। और इसको भी सेट करने का श्रेय जॉर्ज एल्टन मायो को जाता है। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा वर्क प्लेस पर, और उसके तुरंत बाद क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट में महत्वपूर्ण असर देखा गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज उन्होंने किया, सैटरडे ऑफ। सिक्स जो चेंज था सैटरडे ऑफ, अब ये एज्यूम किया जाने लगा, ये ऑब्जर्व किया जाने लगा कि वीक के आखिरी डे में, लास्ट डे ऑफ द वीक, वीकेंड, आउटपुट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो जाता था, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज। अब उन्होंने सैटरडे को ऑफ कर दिया था, और उसके बाद जो रिजल्ट देखा गया, आउटपुट जब मंडे को फ्रेश होकर के एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर आते थे, तो आउटपुट बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज इम्प्रूवमेंट मिला। नेक्स्ट वर्किंग कंडीशन में उन्होंने चेंज किया, नेक्स्ट स्टेज पर, वो था फ्री हॉट लंच टू द एम्प्लॉय। अब ये देखा जाने लगा कि जैसे जैसे वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, वर्क प्लेस पर आउटपुट क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। फ्री हॉट लंच मिलने से एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए ऑर्गेनाइजेशनल वे में, वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा कंसर्न, लॉयल फील करने लगे। लास्ट चेंज जो वहाँ उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा चेंज किया, इनफॉर्मल सुपरविज़न। इनफॉर्मल सुपरविज़न क्या था कि उस समय जो सुपरवाइज़र था, उससे पहले हमेशा वर्क सेटिंग पे बना रहता था और इंस्ट्रक्शंस देता था, प्रेशर बनाए रखता था एम्प्लॉय के ऊपर कि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। अब उन्होंने निर्देश देने के तरीके में बहुत बड़ा चेंज कर दिया। अब सिर्फ सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आते थे और चले जाते थे। उसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव वहाँ देखने को मिला कि आउटपुट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ चुके थे। पूरी वर्क प्लेस में सेटिंग के बाद मायो ने एम्प्लॉय जो वर्कर थी, फीमेल वर्कर्स, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि क्या जो वर्क आउटपुट क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत तेजी से जो परिवर्तन इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट है। अगेन रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग थे मायो के लिए। उन वर्क एम्प्लॉय, उन्होंने कहा कि वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट ही अकेला फैक्टर नहीं है, उसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसकी वजह से आउटपुट में इम्प्रूवमेंट हुआ। पहला फैक्टर, ये पहली बार था कि वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर इंडस्ट्री एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही थी, इसलिए उनमें फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट उत्पन्न हो गई थी। इनफॉर्मल सुपरविज़न की वजह से प्रेशर फ्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया था। वो आपस में उनका एक ग्रुप बन चुका था और वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। ग्रुप कोहेसिवनेस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला और ग्रुप को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। जॉर्ज एल्टन मायो ने उनको ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत स्ट्राइक किया कि ग्रुप कोहेसिवनेस का जब इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण रोल है, तो क्यों ना ग्रुप को और ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए। नेक्स्ट वर्क सेटिंग जो वहाँ थी,
टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में थर्ड टेस्ट रूम जो उनका फेमस हुआ वो हुआ बैंक वायरिंग टेस्ट रूम। बैंक वायरिंग टेस्ट रूम में मायू ने 14 उन्हीं वर्कर्स को लेकर के आए और 8 अदर वर्कर्स वहां पर इंट्रोड्यूस कराए और उसका इम्पैक्ट वर्कप्लेस पर देखा। अब 8 वर्कर्स के आने के बाद जो 14 एम्प्लॉय पहले से वहाँ थे उनमें ग्रुप कोहेसिवनेस धीरे धीरे ग्रुप डायनेमिक्स में कन्वर्ट होने लगी। वहाँ पर ग्रुप डायनेमिक्स में एम्प्लॉय ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट खुद ही बना लिए। जो बहुत स्पीडिंग अप वर्कर्स थे उनको उन्होंने नाम दिया रेड बस्टर्स, और रेड बस्टर्स को अपने काम की स्पीड कम करके नॉर्मल तक लेकर के आनी थी। दूसरा ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा कम उत्पादन कर रहा था उसको उन्होंने नाम दिया चिजलर्स चीटर्स। उनको अपनी वर्क स्पीड बढ़ा करके नॉर्मल तक लानी थी। थर्ड ग्रुप उसको उन्होंने नाम दिया स्क्यूलर्स। स्क्यूलर्स को अपनी वर्क स्पीड बढ़ा करके नॉर्मल तक लानी थी। और स्क्यूलर्स जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, उसकी वजह से आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। ग्रुप डायनेमिक्स की वजह से इंटरनल ग्रीवेंसेस बढ़ने लगे। आउटपुट में जो बहुत क्वालिटी इम्प्रूवमेंट चाहते थे मायो उतना वहाँ पर नहीं मिला और आउटपुट डिक्लाइन करने लगा। उसके बाद एक मेजर चेंज लिया गया मास इंटरव्यू का। जो लोग वहाँ पर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे थे मेनली स्क्यूलर्स, उनके लिए मास इंटरव्यू सेशन रखा गया और उनसे पूछा गया कि आप क्यों संतुष्ट नहीं हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी फुल एफिशिएंसी को वर्कप्लेस में पुट कर सकें। और अंतिम सेशन काउंसलिंग। मायू ने अंतिम सेशन काउंसलिंग का रखा और काउंसलिंग सेशन में उन लोगों जो स्क्यूलर्स थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, डिस्टरबेंस कर रहे थे, उनको काउंसलिंग दी गई और एक वास्तव में रियल पॉजिटिव चेंज इंडस्ट्री में दिखाई दिया। क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था। इस तरह से ये जॉर्ज एल्टन मायो का योगदान था इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस को महत्व देते हुए वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज की। इल्यूमिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल था। अब ये डिसाइड होने लगा कि इल्यूमिनेशन की मात्रा क्या होनी चाहिए। इल्यूमिनेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए कि इल्यूमिनेशन प्रॉपर दिखाई दे। ये टास्क के ऊपर निर्भर करता है कि टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है। जिन टास्क में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल अटेंशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर इल्यूमिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन प्रॉपर एयर जहाँ सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलने का प्रॉपर वे हो। अगर नहीं होगा, ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिल पाएगी तो एम्प्लॉय बीमार पड़ जाएंगे और वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी आउटपुट। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेट और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा एक विंड वीविंग कंपनी में कि जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था वहाँ पर उत्पादकता में बहुत ज़्यादा कमी पाई गई। नॉइज़। नॉइज़ भी शोरगुल बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर 100 डीबी से ज़्यादा की नॉइज़ होती है वर्कप्लेस में तो एम्प्लॉय की उत्पादकता घट जाती है, एम्प्लॉय जल्दी
थका हुआ महसूस करते हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा एकात्मकता कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो एम्प्लॉय अपना 100% आउटपुट क्वालिटी नहीं दे पाते। इस तरह से वर्क एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर से करो, अरे खराब कर, वॉल्यूम फुल रखना, पहले देख लो, पहले वॉल्यूम फुल, अरे हटो। हम नहीं कर पा रहे।